यहाँ चाहिए योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री। सही बात है भाई। मैं बता रहा हूँ, जो स्पष्ट कहे, चाहे वो कोई भी हो, वो उसके आगे नतमस्तक रहेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक ही चीज है, बुलडोजर। फजल से सैयदों का टोला ये पूछता है कि दोनों तरफ से जयपुर की आमेर की सेना ने भी पगड़ी केसरिया पहनी है और मेवाड़ के सैनिकों ने भी केसरिया पगड़ी पहनी है, हम तीर किस पे चलाएं? तो अबू फजल कहता है सारे काफिर हैं, यही मरेंगे, किसी को भी मारो लगेगा तो काफिर को। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम किससे लड़ने आए हैं। ये सरकार गौ तस्करों के घर तो रियायत देने और नौकरियां देने पहुंच जाती है, लेकिन जाटव समाज के दलित लोग जब मारे जाते हैं मुसलमानों के द्वारा मॉब लिंचिंग में, उनके घर उनके आंसू पूछने सरकार नहीं जाती, अशोक गहलोत नहीं जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। जनता समय आने पर इसका जवाब देगी और अब जवाब देने का समय भी आ गया है। राजस्थान के मुद्दे पे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हिसाब से जयपुर बम ब्लास्ट के अभी जो आतंकवादी हैं वो बरी हुए हैं, जहां जब ये बम ब्लास्ट हुआ था, जब एक इस्लामिक संगठन ने इसको स्वीकार किया था कि ये बम ब्लास्ट हमने किया है, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उसने उसको सही तरीके से उसमें साक्ष्य प्रमाणित नहीं किए। उसने उस कारण ये जो लोग हैं वो बरी हो गए और जो पीड़ित है उनके संग न्याय नहीं हुआ। दूसरी बात, पीएफआई जो संगठन है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, इस्लामिक चीज़ों का समर्थन करता है, जिसको बैन कर देना चाहिए, वो कांग्रेस सरकार के अंदर कोटा के अंदर पीएफआई संगठन जो है रैली निकालता है। ये बड़े शर्म की बात है कि ये ऐसा कार्य जो राजस्थान में हुआ। तो इस कांग्रेस सरकार को तो हर तरीके से आप ये मानी दरकिनार कर दिया जाएगा। 13 मई 2008 राजस्थान के इतिहास में पहली बार जयपुर के अंदर सीरियर ब्लास्ट होते हैं। उन ब्लास्ट के अंदर जो भी पकड़े जाते हैं आतंकवादी, उनको निचली अदालत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उनको फांसी की सज़ा होती है। मैं गहलोत से पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब, आपके आने के बाद के अंदर हाई कोर्ट से वो कैसे बरी होते हैं, उसका जवाब दे। आपकी जो भी एटीएस है, आपका जो पुलिस प्रशासन है, जो साक्ष्य उन्होंने निचली अदालत में सेशन के अंदर जो साक्ष्य पेश किए थे, हाई कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए? ये बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं और आतंकवाद के साथ में कांग्रेस का पुराना नाता है और कांग्रेस का चेहरा हमेशा आतंकवाद के साथ है। ये उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिनकी सोनिया गांधी बाटला हाउस में जब आतंकवादियों को भारतीय वीर पुलिस के जवान मारते हैं तो सोनिया गांधी रोती है। मैं लॉजिक देता हूँ, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को जब पढ़ा जाता है तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो इस केस के लिए स्पेशली नियुक्त किए गए थे, वो तारीखों पे नहीं जा रहे थे और तारीखों पे नहीं जा करके उन्होंने केस को इतना लूज कर दिया। उधर जिहादियों की तरफ से 16 वकील पैरवी कर रहे थे, तो उन वकीलों ने अदालत के ऊपर दबाव बनाया कि साहब जब ये सामने से जवाब देने ही सरकार नहीं आ रही है तो हमारे आदमियों को इतने दिन जेल में क्यों रखा हुआ है। और सरकार ने एक प्लान्ड षड्यंत्र और लापरवाही के तहत इन सबको छूटने का एस्केप, एक रास्ता मिल जाए, एक मार्ग मिल जाए, उसके तहत एडिशनल एडवोकेट जनरल को इंस्ट्रक्ट किया। वो एडिशनल एडवोकेट जनरल दूसरे केसेस में तो जाते हैं लेकिन इस केस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो फैसला एक तरफा हो गया। साफ षड्यंत्र, स्पष्ट एक विधिक षड्यंत्र, लीगल षड्यंत्र इसमें नज़र आता है। इसमें अदालत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैरवी नहीं हुई दूसरे पक्ष की, विक्टिम्स की पैरवी नहीं हुई सरकार की ओर से, जो कि सरकार का धर्म है। ये उनका राज धर्म है कि पीड़ित पक्ष की ओर से सरकार कोई केस लड़ना था। हर क्रिमिनल केस में पीड़ित पक्ष की ओर से सरकार लड़ती है, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा नहीं किया और वो सभी लोग बरी हो गए। बात करें, ये तो चीज़ें अलग हैं कि 2008 में इस तरीके की घटनाएं हुई, आगे चलकर ये बरी अभी 2023 में हुए हैं। जो चीज़ मतलब आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार में जिस तरीके से चाहे कन्हैयालाल वाला मामला हो, चाहे इस तरीके का मामला हो, ये मुद्दे बनेंगे, ये मुद्दे भी बनेंगे, हमारे शूरवीरों का अपमान भी मुद्दा बनेगा। आज कोई आदमी ये कह दे कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध धर्म युद्ध नहीं था, वो तो एक लैंड सेटलमेंट की लड़ाई थी, तो उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। अबू फजल जो अकबर का दरबारी था और उसका लेखक था, अबू फजल से सैयदों का टोला ये पूछता है कि दोनों तरफ से जयपुर की आमेर की सेना ने भी पगड़ी केसरिया पहनी है और मेवाड़ के सैनिकों ने भी केसरिया पगड़ी पहनी है, हम तीर किस पे चलाएं? तो अबू फजल कहता है सारे काफिर हैं, यही मरेंगे, किसी को भी मारो लगेगा तो काफिर को। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम किससे लड़ने आए हैं। पहले साके में अकबर ने 40,000 हिंदू जनता को मार दिया,
जब उसने चित्तौड़ पे कब्जा किया तो ये धर्म युद्ध नहीं था तो क्या था? निरीह जनता को क्यों मार रहे हो भाई? वो हिंदू जनता थी इसीलिए तो मार रहे हो। मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? हिंदुओं के मंदिर तोड़ने इसीलिए तो तोड़ रहे हो। तो इतिहास में रिटर्न डॉक्यूमेंटेड फैक्ट को डिनाई करना ये इस सरकार की आदत है। इनके पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की बातें करते हैं। एक तरफा सारी की सारी कार्रवाई होती है, चाहे करौली दंगा देख लें, चाहे जोधपुर की घटना देख लें, चाहे बारा की घटना देख लें, चाहे अलवर में होने वाली मॉब लिंचिंग देख लें, मेवात में, सभी जगह एक ही प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये सरकार गौ तस्करों के घर तो रियायत देने और नौकरियां देने पहुंच जाती है, लेकिन जाटव समाज के दलित लोग जब मारे जाते हैं मुसलमानों के द्वारा मॉब लिंचिंग में, उनके घर उनके आंसू पूछने सरकार नहीं जाती, अशोक गहलोत नहीं जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। जनता समय आने पर इसका जवाब देगी और अब जवाब देने का समय भी आ गया है। मगर यही तो आरोप लगता है कि भाजपा को एक ही चीज आती है करना, देखिए जो विकास की बातें करेंगे। देखिए जो एक्शन है इनका, उसी पे प्रश्न उठाए जाएंगे ना। पक्ष से ही तो प्रश्न पूछा जाएगा। विपक्ष जब पावरलेस है तो उससे राजस्थान में क्या प्रश्न पूछेंगे आप? ये तो पक्ष का काम है ना कि धरती के कानून को सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू करना, बिना उनका जाति मजहब देखे। ये तो सत्ता पक्ष का काम है। तो सत्ता पक्ष अगर इसमें विफल है तो प्रश्न तो उठाए जाएंगे। मगर कर्नाटक के बाद अब क्या? गहलोत जी तो एकदम उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए कर्नाटक नहीं है ये राजस्थान है। यहाँ पे यहाँ के मुद्दों पे चुनाव होगा। कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी है मैं राजस्थान में बैठ के बता नहीं सकता, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हूँ। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की क्या दुर्गति होने वाली है और क्यों होने वाली है, इन प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। उनका उत्साह कहीं पे भी जा रहा हो, लेकिन ये निश्चित है कि राजस्थान में कांग्रेस सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी। 12 बजे से पहले ही जनता इनको निपटा देगी। मगर चर्चा तो यही है सर कि पिछली बार का जो मोदी लहर थी, मोदी लहर में भी तो चीजें नहीं कामयाब हुई। राजस्थान में सचिन पायलट का कहा जाता है कि उस समय उन्होंने कमाल कर दिया। तो अब तो लहर क्या है, जो कांग्रेस कह रही है कि अब तो लहर खत्म होती जा रही है, ये तो सीधा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है। यही राजस्थान की जनता थी, इनकी वसुंधरा जी से नाराजगी रही होगी तो इन्होंने 2018 में भाजपा के विरुद्ध वोट किया, कांग्रेस की सरकार बन गई। यही राजस्थान की जनता थी, 25 की 25 सीटें पुनः मोदी जी को दे दी और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी हरा दिया। तो इसलिए ये बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी वाला स्टेट है। यहाँ एक आम व्यक्ति को समझ है उसको कैसे डील करना है इलेक्शन में। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारे स्थानीय मुद्दों पे होगा, राजस्थान की लोकल प्रॉब्लम्स पे होगा, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे होगा, यहाँ पे जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उस पे होगा, यहाँ जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उस पे होगा, यहाँ जो बेरोजगार युवा गली गली में धक्के खा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं उस पे होगा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उस पे चुनाव होगा। यहाँ हर घर जल के मिशन पे गांव-गांव में सुदूरवर्ती इलाकों में पानी पहुंच गया, उस पे मोदी जी को वोट मिलेगा। तो राजस्थान मॉडल को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, कह रहे हैं ये है असली मॉडल। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, नाई नाई बाल कितने, बोले जजमान अभी सामने आ जाएंगे। तो ये बाल कितने हैं इनके कांग्रेस वालों के, ये अभी 6 महीने बाद सामने आ जाएंगे। अब से 6 महीने भी पूरे नहीं बचे, इतने दिन में तो इनका तिया पांचा पूरा कर देगी पब्लिक यहाँ की। वसुंधरा और तोतले सब एक बराबर हैं। वसुंधरा का अगर नाम लिया तो इस बार भी बीजेपी हारेगी। दूसरा कौन सा आपने नाम लिया? दूसरा आप समझदार हो, अभी कौन है मुख्यमंत्री आपके यहाँ? जी गहलोत जी है। गहलोत जी ना, वसुंधरा गहलोत जी सब एक बराबर हैं। वो जीतेगी तो वो उसका पक्ष लेंगे। अभी सरकार गिरने वाली थी आज से 1.5 साल पहले, किसने बचाई उसकी सरकार? वसुंधरा ने बचाई। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, जब तक अगर वसुंधरा का नाम अगर सीएम पक्ष पे होगा तब तक बीजेपी हारेगी। राजस्थान में लिख के ले लो, यहाँ चाहिए योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री। सही बात है भाई, मैं बता रहा हूँ, जो स्पष्ट कहे चाहे वो कोई भी हो, वो उसके आगे नतमस्तक रहेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक ही चीज है, बुलडोजर। और वही रहेगा, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, और अभी मैं आपको कर्नाटका का भी बता रहा हूँ। कर्नाटका भी इसलिए हारे बीजेपी क्योंकि वहाँ पर 2 चीजें, मुस्लिम और इस्लामिक, दोनों एक साथ होगी। और अभी भी देखना वहाँ के एक तरफा वोट पड़ा है आपके, एक तरफा पड़ा है। और उसका वहाँ का जो अध्यक्ष है आपका इस्लामिक का, उसने साफ कहा उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए कौन? कोई मुस्लिम। लेकिन ये क्या है, भारत क्या है? अच्छा, संविधान क्या बोलता है? संविधान का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म तो एक अलग बात है। संविधान का मतलब है समानता, समान अधिकार। तो समान अधिकार का मतलब आपके 6 लाख मंदिर आपके सरकार के कंट्रोल में, एक ना आपकी मस्जिद और ना एक आपका क्रिश्चियन का क्या बोलते हो चर्च, एक सरकार के, और 3 लाख करोड़ सालाना
मंदिरों से जाता है आपके सरकारी उसमें पर, लेकिन किंतु कभी किसी चर्च से और कभी किसी यहाँ से कभी कोई नहीं गया है। ये माइनॉरिटी के नाम पे, और जहाँ पर भी ये लोग मेजॉरिटी में वहाँ हिंदू तो कभी रहा ही नहीं। आप चाहे आप इस बात की चाहे कहीं भी खोज कर लो, चाहे आप तो मीडिया वाले हो, आप कुछ भी कर लो, और अब मेरी बात झूठ लग जाए तो मैं आपके सामने। अच्छा एक बात बताइए, योगी जितना डिमांड में क्यों रहते हैं? हम कश्मीर जाएं तो योगी मानते हैं, राजस्थान जाएं तो योगी मानते हैं, बंगाल जाए तो सब योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे और क्यों योगी मांगते हैं आप? योगी इसलिए मांगते हैं, योगी का क्या है? योगी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का वैसे उद्धार हो जाना है, ठीक है। योगी के पास है क्या? जिसने अपने घर परिवार को छोड़ा, जिसने अपने सब कुछ को छोड़ा, वो किस लिए जी रहा है? ताकि हमारा देश आगे निकल सके, चाहे कोई भी हो, चाहे वो योगी हो चाहे वो मोदी हो। योगी ने क्या बोला है? मेरे लिए देश प्रथम है। और योगी से ये भी सवाल पूछा गया था कि इसके बाद आपका क्या? योगी ने साफ बोला था मेरा अंत मठ में है। मठ क्या होता है? जिसने अपने आप का ही पिंडदान कर दिया, वो अपने लिए क्या कमाएगा, क्या खाएगा? वो तो दूसरों के लिए जी रहा है, और जो दूसरों के लिए जी सकता है तो वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। आप चाहें आप चले जाइए अयोध्या में, आज हम अयोध्या में राम जन्मभूमि इतने सालों इतने मेजोरिटी में हो के हम आज लड़ रहे हैं, आज लड़ के जीते हैं। अभी हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, फिर अभी काशी विश्वनाथ के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर जहाँ पर हम लोग इतने मेजोरिटी में, और यहाँ पर एक देश मेरे को बता दो जहाँ पर कि हिंदू माइनॉरिटी में हो और इन सब चीज़ों का कभी भी समाधान निकला, वहाँ पर हमें हमेशा दबाया गया। मैं आपको हिंदुस्तान में 5-6 राज्य ऐसे गिना सकता हूँ जहाँ पर कि हिंदू अगर माइनॉरिटी में है ना, वहाँ पर कि आपको आरती करने तक का अधिकार नहीं है। आप ये तथ्य जानना है ना, आप चले जाओ कर्नाटका चले जाओ, आप बिहार में इतने राज्य जहाँ पर ये सब स्थिति जाहिर है। अगर कोई बोलता है हिंदू सनातन धर्म का अर्थ ही हमें किसी को नहीं मालूम है। पहले तो अपने को जो भी हिंदू भाई हैं चाहे कोई भी हो, सबसे पहले अपने को अपने धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अपनी शक्ति क्या, जैसे हनुमान जी को पता था कि उनकी हनुमान दिलाना पड़ा था उन्हें भी शक्ति हो। हाँ बिल्कुल सही भाई साहब ने याद दिलाया था। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से सभी हिंदू और सनातनी भाइयों को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। उनके हर आज लाउड स्पीकर में सब नमाज पढ़ते 5 बार नमाज में क्या बोलते हो बताओ आप? वो चीजें थोड़ी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है सर। यही दिस इज व्हाट, यही कंट्रोवर्शियल। हम सोचते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है इसलिए हम कोई आगे बोलता ही नहीं कुछ भी। हम ये सोच के कंट्रोवर्शियल करके हम पीछे जाते जा रहे हैं। अरे आप अपनी बात रखो ना। आज पटना में बागेश्वर धाम बाबा गए हैं, उसके पीछे बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान कहा? उन्होंने कहा सारे हिंदू एक हो जाओ। इसमें क्या गलत कहा? अगर हम सारे भाई हैं, मैं अभी बोलूं कि हम सब भाई एक हो जाएं तो इसमें मैं कुछ गलत कहूंगा? आप बताओ। मैंने किसी को थोड़ी बोला कि भाई अपने आप जाके किसी से लड़ो। हम तो बोल रहे हैं हम जो भी हैं हम सब एक हो जाएं, तो उसमें कुछ गलत है? मगर ये जो रिनोवेशन वाला प्रोजेक्ट, हम लोग थोड़ा दूर चलेगा राजस्थान से, उत्तर प्रदेश बार चर्चाओं में। मैं सब लोग बोलते हैं देश प्रथम, मैं बोलता हूँ धर्म प्रथम। जब धर्म बचेगा तब देश बचेगा। अगर जिस दिन हमारा धर्म खत्म ना, उस दिन देश खत्म। आप नाम लिख लो मेरा, अमित सिंह नाम है मेरा। अगर जिस दिन हमारा धर्म खत्म हुआ उस दिन देश खत्म है और देश का नाम बदल जाएगा। और बताओ, मैं एक बात पे कहना चाहूँगा, धर्म की जो लड़ाई लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है, वरना धर्म यहाँ का कब का खत्म हो चुका होता है। ये भी एक कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कितने हिस्से हुए? अच्छा भारत पाकिस्तान अलग हुआ, चलो मैं तो संविधान छोड़ो, मैं तो एक आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था बता दूं कहाँ से अंत हुआ हमारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे कांग्रेस अधिवेशन में? जिन्ना को नहीं मिले थे। जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, हाँ, जब सरदार पटेल को मिले थे, उससे पहले जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, हाँ। लेकिन गांधी ने क्या बोला? वो तो सब हम जान चुके हैं। हाँ, कुर्बानी देनी पड़ेगी मालिक। कुर्बानी किसको देनी पड़ी? राजस्थान में पटेल जी को। महत्वपूर्ण बात, अभी हम खड़े हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में। ये पूरा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के सारे कस्बे हिंदू बाहुल्य हैं। आज से 5 दिन पहले काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार ने 1000 मुस्लिम छात्रों के लिए सांगानेर कस्बे के पास में पूरी हिंदू आबादी के बीच में एक अल्पसंख्यक हॉस्टल की जगह दे दी है। अरे भाई, इनके इलाके में जाके बनाओ ना यार, आप हमको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो इस जयपुर शहर में जूता मिलेगा, इनको वोट थोड़ी मिलेंगे। इनके मुंह काले किए जाएंगे। इनको पूछा जाएगा कि भैया यहाँ ये नासूर क्यों पैदा किया तुमने? पहले हज हाउस ये बनाने वाले थे सबके हिंदुओं के बीच में, अब ये आ गए हॉस्टल लेकर के। ये रोज की बीमारी क्यों कर रखी है भैया? जब आप
उनकी आबादी में बना दो ना, 1 क्यों 4 हॉस्टल बनाओ, 1000 का क्यों 5000 का बनाओ, हमको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? हमारे यहाँ ज़्यादातर वैष्णव लोग हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं, उन हॉस्टलों में हलाल का मीट बनेगा, आसपास कॉलोनी में न्यूसेंस होएगी, क्यों आसपास बच्चियाँ छेड़ी जाएंगी? तो ये सब तमाशा क्यों हो रहा है? इस पे कोई बात करने वाला नहीं। 18 तारीख को पूरा सांगानेर और जयपुर बंद का आह्वान कुछ लोगों का आज मुझे मैसेज आया, वो लोग कर रहे हैं। ऐसे विषयों पे जब जनता आंदोलित होगी, जब लोग खड़े हो जाएंगे, तो इनको कोई वोट देगा क्या? इनको जूते नहीं पड़ेंगे? आप बताओ भाई साहब, क्या कहते हो? अरे हम कैसे मैं बताता हूँ, सेकुलरिज्म संविधान में कब आया ये बताइए आप? इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय नहीं आया। ये सेकुलरिज्म शब्द आपके हिंदी डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं। आप इतने जितने लोग खड़े हैं ना, वहाँ पर कोई सर्च मार के दिखा दे सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ क्या है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अच्छा चलो, सब लोग हैं धर्म और पंथ निरपेक्ष। उसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। हाँ, लिखा भी है। तो मेन बात तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे चुनाव में आपको दोबारा पहले भी कहा, चुनाव होता है सुबह 7 बजे चालू। क्यों भैया? 7 बजे होता है ना, और शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है सिंह साहब। तो यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस को अब 12 बजे तक बोरिया बिस्तरा पैक कर देगी। शाम को 5 बजे तक हम नहीं लड़ने देंगे इनको चुनाव, 12 बजे ही हरा देंगे, और थम्बिंग मेजोरिटी से, बड़े मार्जिन से यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे। ये एक बात इंक्लूडेड होती है कि जनाधार वाले और अच्छे लोगों को बीजेपी टिकट देगी। महत्वपूर्ण। नाम होगा आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा। सुरेश जी, मीणा जी, एक बात बताइए, चर्चाएं ये चल रही है कि जो ये सचिन पायलट की जो रैली, ये जो पूरा रोड शो चला, जिसे जन आक्रोश यात्रा का नाम दिया गया, कहा जा रहा है ये रिनोवेट कर देगा कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चुनाव के कुछ समय पहले गहलोत जी को हटाया जाएगा, सचिन जी को लाया जाएगा और सब बदल जाएगा। बिल्कुल सही है, तो पलटवार होना चाहिए, सचिन जी आने चाहिए, गहलोत कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आप चाहते हैं कांग्रेस रिपीट? बिल्कुल कांग्रेस रिपीट करे, लेकिन सचिन क्यों चाहते हैं? क्या क्यों? दिखता है ये कांग्रेस में? गहलोत सरकार झूठ बोलती है। तो यार गहलोत जी तो बोलते ही हैं। ये अभी इसने अभी ये चिरंजीवी योजना चलाई थी, हाँ। इसमें अभी जयपुरिया के अंदर में खुद गया था। अरे आप जब बता रहे हैं कि सरकार खराब है, तो क्यों चाह रहे हैं कांग्रेस ही? तो वो उस पार्टी से अगर लड़ेंगे तो ही है ना सचिन के साथ। हाँ। अगर अलग पार्टी से वो टिकट ले लेंगे, दूसरी पार्टी से क्या खूबी दिखती है भाई? सचिन अच्छे आदमी है, और गहलोत? गहलोत बुरे आदमी है, मुर्दाबाद है भाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा उसके सामने। नहीं, मैं तो बुराई करूंगा यार उसकी, नहीं है भाई। मतलब आपको सचिन पसंद है, गहलोत जी पसंद नहीं है, और कांग्रेस तभी पसंद है जब सचिन जी पसंद है। मेरा ये है कि ये बुढ़ा हो गया गहलोत, इसको हटाया जाए, नए युवा आया जाए, बस हमारा कहने का मतलब ये इस है। देश का जो सत्यानाश किया है ना आजादी से पहले, और कांग्रेस की स्थापना जिसने करी वो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं करी, कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने करी, पहली बात। हाँ, ये हमने करी है ना, तो जिसने स्थापना ही अंग्रेजों ने करी, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करो? लास्ट खत्म कर रहे हैं भैया से, चलिए बहुत समय हो गया। आप बताइए भैया, जैसे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में रहे सचिन पायलट तो हम चाहेंगे, नहीं रहे तो भैया जाएं गहलोत जी। हमको देखो बदलाव जरूरी है, ये नहीं कि अशोक जी खराब है या और बुरे। नाम आपका जरूरी क्या- है। नाम क्या होगा? मेरा नाम है असलम खान। असलम खान जी। हाँ, हाँ जी। जयपुर से हैं खान जी? हाँ, जी, हनुमानगढ़ से बिलोंग करता जी, जी, हूँ। बोलिए। और बदलाव जरूरी है, ये नहीं युवा नेता है आगे आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि ये जैसे पहले वसुंधरा आते हैं, फिर अशोक, फिर वसुंधरा, इन बाई वन। हाँ, इनका तो एक बार लगा रहता है। युवा नेता आना चाहिए, ये नहीं कि ये भैया कह रहे हैं कि हाँ वो गलत है, सही है, उसका कोई मैटर नहीं है। ये अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी अच्छी योजना लेके आए। ये नहीं ये कह रहे हैं चिरंजीवी ने आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, 25 लाख में काम नहीं हो रहा है गहलोत सरकार। 25 लाख रुपए की योजना कुछ लेके भी नहीं है, 25 लाख रुपए मेरे को जयपुरी साहब 10 दिन। आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। मैंने खुद ने देखा, मेरे पेशेंट को 10 दिन लेके पड़ा रहा हूँ मैं जयपुरी अस्पताल में, कोई कार्रवाई नहीं की। किस चीज को लेकर पड़े रहे? लेके जाओ चिरंजीवी के सारे डॉक्यूमेंट, चिरंजीवी सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स है। गहलोत साहब को कहना चाहता हूँ मैं, बीमा होना चाहिए। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। हाँ, बोलिए क्या आप। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास? चिरंजीवी का बीमा आपके हाँ, पास? सब चीज है मेरे पास। अच्छा, उसके चिरंजीवी अलावा का बीमा है, आधार उसके कार्ड बावजूद वगैरह? मैं डॉक्टर से कौन जाके से मिला था। हॉस्पिटल में गए आप? ये जयपुरिया में गया था मैं, वहाँ पे क्या जयपुरिया प्रॉब्लम में है? भी नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है? ये बोलते घर आके बोल, मतलब घर आके मिलो। डॉक्टर ये बोलते डायरेक्ट कार्ड में लिखते ऑपरेशन का, अगर ऑपरेशन के लिए बोलते घर आके बोलो। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उसमें इनको बोलना चाहिए। ये योजना के खिलाफ
नहीं, मेरे पिताजी कोरोना में खत्म हुए, यार, मैंने ठीक है। खुद ने जब जब आपने जब वो कोरोना से पीड़ित थे, मेट्रो अस्पताल है जिसको सरकार ने प्रमाणित किया था कि कोरोना के लिए वहाँ पे आप लोग पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। जब मैं उस अस्पताल के अंदर गया मुझे साफ तौर से मना कर दिया गया। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे नंबर भी किया। हमारे पास थोड़ा समय कम है,